हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक की क्लासेस मिल जाती हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलती है आशुतोष सर द्वारा। सिलेबस आपका कवर होगा सारा, उसके नोट्स, आपको प्रैक्टिस मटेरियल सब मिलेगा और आपको डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिलता है। इस कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, जल्दी जाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। अब आप पूछेंगे है कितने का, तो 2 वर्जन्स में है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड वर्जन सारा ऑनलाइन रहता है, 4899 रुपीज़ का है और ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है ऑलरेडी। देन प्रो वर्जन है, इसमें सब ऑनलाइन तो रहेगा, प्लस आपको आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती है। 8499 रुपीज़ इसका डिस्काउंटेड प्राइस है। चलिए आपकी पहली न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाइड लिमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड सेल ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो देखो, फॉरेन कंपनीज ना आके 2 तरह से इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकती है। एफडीआई होती है या एफपीआई होता है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो अपनी आके यूनिट्स लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। एफपीआईज में क्या होता है, वो किसी और कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं, सरकार की सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स किसी और के उसमें अपनी यूनिट ना लगा के किसी और कंपनी या किसी और चीज़ का कुछ खरीदते हैं सरकार वगैरह का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफपीआईज कहते हैं। वो सिर्फ एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो है पहले हम उसकी देख लेते हैं, डेट के लिए जो रखी गई हैं। परसेंटेज तो आरबीआई ने देखो अनचेंज ही रखी है। एफपीआईज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 6% कर सकते हैं। 6% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टेट गवर्नमेंट में 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 15%। देखो ये परसेंटेजेस क्यों रखी जाती हैं, क्योंकि ना अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को आप ज़्यादा दे दोगे और उसके बाद क्या है कि एक तो आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल जाएगा उस मार्केट से, ठीक है, आप कहीं बाहर की कंट्रीज़ को अपना कंट्रोल दे दोगे। सेकेंडली क्या है, अगर वो एकदम से मानो उनको कहीं पे भी उनको लगा यूएस बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है वहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वो पैसा उठाएंगे वहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, आपका तो एकदम से बहुत बड़ा सेगमेंट वो हो जाएगा ना, पैसा उठ के चला जाएगा यहाँ से। तो इसलिए इससे ज़्यादा देखो हमारी मार्केट्स में ज़्यादा इफेक्ट ना आए, इम्पैक्ट ना आए, तो इसके लिए ये परसेंटेजेस दी जाती हैं। नेक्स्ट आपकी जो एब्सोल्यूट लिमिट्स हैं उसे रिवाइज़ किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेट में। जो आपकी लिमिट थी 2 हाफ्स के लिए अलग अलग बताई गई है। फर्स्ट हाफ जो रहेगा 26-27 का और सेकेंड हाफ के लिए अलग है। करंट लिमिट आपकी 1470,655 करोड़ रुपीज़ थी, अभी से बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट हाफ के लिए 15,51,646 करोड़ रहेगी, सेकेंड हाफ के लिए 16,32,640 करोड़ रुपीज़ रहेगी। इसके साथ साथ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वॉप्स जो हैं उनकी लिमिट्स भी आपकी जो हैं चेंज की गई हैं, कि अब जो एफपीआईज है ना वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वॉप्स को सेल भी कर सकते हैं मार्केट में, पर एक कैपिंग रखी गई है कि 5% ही कर सकते हैं ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और इसके साथ साथ एक एडिशनल लिमिट भी लगाई गई है ऑफ 3,30,464 करोड़ रुपीज़ इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, टू सपोर्ट द लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। चलिए और क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं आरबीआई द्वारा, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वीआरआर इंटीग्रेशन। तो ये जो है ये आपका April 1, 2026 से इफेक्टिव हो चुका है कि जितने भी आपके एग्जिस्टिंग या कोई भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं अंडर वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, दे आर नाउ सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट लिमिट स्टिपुलेटेड अंडर दी जनरल रूट। तो यानी कि जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, तो अभी जो इन्होंने जर्नल रूट के दे दिए ना इन्वेस्टमेंट लिमिट्स आपकी, एब्सोल्यूट भी और परसेंटेज टर्म्स में भी, उसके सब्जेक्ट पे ही देखा जाएगा। तो चाहे आपने पहले से कर रखी है इन्वेस्टमेंट, चाहे फ्यूचर में करोगे, अब यही जो लिमिट्स हैं ये अप्लाई होगी। पहले क्या होता था, पहले ये जो वॉलेंट्री रिटेंशन रूट होती थी ना, इस रूट में आपके सेपरेट कैपिंग्स होती थी, लेकिन अब सेपरेट कैपिंग्स हटा के एक टोटल कैपिंग कर दी गई है आपके पूरे डेट की। देन इंक्रीमेंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलोकेशन। तो आपकी जैसे कि मानिए जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लिमिट है एब्सोल्यूट टर्म्स में, उसमें भी आपके इंक्रीज़ किया गया है। एंड ये जो इंक्रीज़ है इट विल कंटिन्यू टू बी स्प्लिट 50-50 बिटवीन द जनरल एंड लॉन्ग टर्म कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में इसको स्प्लिट किया जाएगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है ना वो आपकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग रीजंस के लिए वो इशू करते हैं।
देन SGS एलोकेशन, तो जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उसमें 100% ऑफ द इंक्रीमेंटल इंक्रीज इज एलोकेटेड टू जनरल कैटेगरी। तो मतलब जितना भी वो हमने देखा था ना 14 से जितना भी इंक्रीज आया है 15, उसका जो पूरा जो भी आपके स्टेट के लिए है वो जो भी इंक्रीज है इंक्रीमेंटल वो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही लगा सकते हो। लेकिन सेंटर के केस में क्या है, सेंटर के केस में 50% जनरल में 50% लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये कैटेगरीज होती हैं, स्पेसिफाइड होती है। अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट करी होगी ना आपको पता होगा ये कैटेगरीज है। देन फुली एक्सेसिबल रूट, सो इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में होंगी अंडर योर फुली एक्सेसिबल रूट कंटिन्यू टू रिमेन आउटसाइड दी स्टैंडर्ड मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट्स, तो वो इस लिमिट्स में इंक्लूडेड नहीं हैं। सो क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, ये तो फुली एक्सेसिबल है ना, इनको आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑलरेडी अलाउड है, तो इसलिए उनको रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाए तो इसलिए उस रूट को बाहर रखा गया है। क्योंकि देखो अलग अलग रूट्स हैं, फुली एक्सेसिबल रूट है FPIs के लिए कि आप आराम से आके इन्वेस्टमेंट करो, जर्नल रूट है, तो इन सब रूट्स के अंतर्गत उन्हें स्पेसिफाई करता है RBI। चलिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी समझ लेते हैं, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। तो ये ना एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके बॉन्ड्स या कोई जो तरह की डेट से अपनी वैल्यू को डिराइव करता है। तो कोई बॉन्ड इशू होगा उसका आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बनाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अब ये क्या है, ये एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है, एक पार्टी ना पीरियोडिक पेमेंट या फीस की तरह दिए जाती है टू अनदर पार्टी, पैसे दिए जाएगी इन एक्सचेंज फॉर अ पे आउट। तो एक तरह से मानो मैं जैसे प्रीमियम दे रही हूँ, ठीक है, कि आप मुझे पे आउट कर देना अगर जो बोरोवर है जिसको मैंने पैसा उधार पे दे रखा है उसने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है। तो ये आपका रहता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। चलिए नेक्स्ट है, RBI प्रपोजेस 2 कैटेगरीज फॉर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड द न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026। तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आप जानते होंगे कि बैंक्स अपॉइंट करते हैं, दूर दराज जाके गाँव में आपके लोगों के खाते खोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन, इन सब के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। सो RBI ने अब 2 कैटेगरीज प्रपोज की हैं। तो अब ये प्रपोज्ड हैं, ये आपके लागू नहीं हुए, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, ये बात याद रखना। सो इसमें 2 कैटेगरीज आपकी रहेंगी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग आउटलेट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग टच पॉइंट। तो आपका पहले जो BO है उसमें क्या रहेगा, तो एक फिक्स्ड पॉइंट सर्विस यूनिट रहेगा जो कि ऑपरेट करेगा फॉर मिनिमम ऑफ 4 आवर्स पर डे फॉर एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज और यूनिट, तो उसे आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट BO माना जाएगा। और ये सारी सर्विसेज देगा, आपके अकाउंट्स खोल सकता है, डिपॉजिट्स, विड्रॉल, KYC, ऑलमोस्ट हर आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज है वो ये दे सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी रहेगी टच पॉइंट वाली, उसमें क्या है, उसके फ्लेक्सिबल आवर्स रहेंगे, मतलब ऐसे कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, और वो क्या है, लेकिन वो वर्क करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर 1 बैंक ओनली। इनकी सर्विसेज भी लिमिटेड रहेंगी, स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे क्योंकि ये सिर्फ टच पॉइंट है। चलिए एक और ड्राफ्ट गाइडलाइंस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसके साथ साथ, एबोलिशन ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो अपना पहले एक बिजनेस फैसिलिटेटर्स की भी एक होती थी कैटेगरी, अब उसको RBI ने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो कह रहे हैं उनका और जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है सेम ही काम होता था, तो उसको उन्होंने बैंकिंग आपके कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के अंदर ही अब ले आए हैं। और अब जितने भी आपके ऑलरेडी चल रहे थे बिजनेस फैसिलिटेटर्स, उनको कन्वर्ट करना होगा या तो आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट BO में या फिर टच पॉइंट में बाय September 30, 2026। देन इसके साथ साथ बैंकिंग आउटलेट को भी रीडिफाइन किया है उन्होंने। सो आपका जो बैंकिंग आउटलेट होगा ना अंडर योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसको एक माना जाएगा बैंकिंग आउटलेट अलॉन्गसाइड बैंक ब्रांचेस। तो जैसे आपकी ब्रांचेस होती है ना, उसी के ही तरह इसको अब माना जाएगा। तो यानी आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट सब कुछ भी अब इस पे लाया जाएगा। एंड आपका जो है, अगर किसी अब रूरल एरिया में ना, आपको याद है हम लोगों ने पिछले दिन न्यूज़ में किया था कि 99% विलेजेस आपके अब कवर्ड हैं, है ना, बैंकिंग सर्विसेज से। अब ये जो स्टेप है ना, इसकी वजह से और आपका 100% कवरेज की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि जो आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग आउटलेट अगर कहीं भी है ना किसी विलेज में, तो उसका भी ये माना जाएगा कि वो अनबैंक्ड नहीं रहा है, क्योंकि वो सारी सर्विसेज देंगे, है ना।
और इसके साथ साथ जो आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे इनके लिए यूनिफॉर्म रेम्यूनरेशन भी सेट किया जाएगा। सो उन्होंने कहा है कि एक स्टैंडर्डाइज पे स्ट्रक्चर बनाइए, जो कि आपका IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन को उन्होंने काम सौंपा है कि आप ये बनाइए। तो आपके जो भी BCBO होंगे उनका फिक्स्ड प्लस वेरिएबल रेम्यूनरेशन, फिक्स्ड भी आपको कंपोनेंट रखना है, वेरिएबल भी रखना है। और जो BCBT होंगे यानी कि टच पॉइंट, उनका सिर्फ वेरिएबल ऑनली रेम्यूनरेशन रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो ड्राफ्ट है उन्होंने ये कहा है ATMs हो गए, कैश डिपॉजिट मशीन्स, जिन मशीन्स में जाके हम कैश कर लेते हैं ना, ATMs के साथ ही लगी होती हैं, एंड E-कियोस्क होंगे, उनको आप बैंकिंग आउटलेट्स या फिर टच पॉइंट्स में क्लासीफाई नहीं कर सकते, वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ और चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं यहाँ पे, इन नॉर्म्स किस किस एंटिटीज़ पे अप्लाई होगा, आपके कमर्शियल बैंक्स जिसमें RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स आते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब पर ये अप्लाई होगा। देन ट्रांजिशन टाइमलाइन दी गई है इसके लिए कि आपको September 30, 2026 तक सब कुछ ये पूरा करना होगा। एंड बैंक्स जो हैं वो फुली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के सारे एक्शंस के लिए। चलिए नेक्स्ट है रिलीज ऑफ ड्राफ्ट यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर कंपाइलेशन ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन एस्टिमेट्स विद बेस ईयर 22-23 एंड डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आपकी आ गई है, क्योंकि देखो आपको पता ही होगा GDP का बेस ईयर चेंज हो चुका है 22-23, तो आपकी ऑलमोस्ट हर आगे जो सीरीज़ हैं, जो भी आपकी नेशनल इनकम सीरीज़ हैं या फिर स्टेट इनकम सीरीज़ हैं, क्योंकि स्टेट का भी देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखो कैलकुलेट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट भी कितना प्रोडक्शन करती है, कितना उसका टोटल वैल्यू एडिशन रहता है। तो इसके लिए बेस ईयर आपका 22-23 रखा जाएगा। तो ये भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं, अप्रूवल इसका आ ही जाएगा विद टाइम। देन 22-23 को क्यों चुना गया है, वही रीज़न है जो आपके GDP के लिए हमने किया है या हमने CPI के लिए किया है, क्योंकि ये कोविड के बाद पहला नॉर्मल ईयर माना जाता है। और ये क्या है, अब देखिए ऑब्वियसली वो 2011-12 जो पहले चल रहे थे कितने पुराने हो गए थे, मतलब 15 साल में तो कितनी दुनिया बदल चुकी है ना, इसलिए ये भी चाहते थे कि अब कोई पास का ईयर हम ले। फीचर्स क्या रहेंगे आपके GSVA गाइडलाइंस जो आपकी अब लाई गई हैं। तो ये गाइडलाइंस क्यों आई हैं, एक ना सब कमेटी ऑन रीजनल अकाउंट्स आपकी बनाई गई थी, जिसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर रविंद्र H. ढलकिया जी, और उन्होंने ही गाइडलाइंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि अब जब आप ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन के, हर स्टेट का कितना वैल्यू एडिशन है, ठीक है, इससे पता चलता है ना कौन सा स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, तो उसमें आप और ज़्यादा डेटा सोर्सेज इंक्लूड करिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, GST का सारा डेटा के और ज़्यादा आपको ताकि डेटा मिले। देन उन्होंने ये कहा है कि ग्रैन्युअल लेवल पर भी जाइए, मतलब कि जो आपकी अनइनकॉर्पोरेटेड इकोनॉमी है, जिनका कहीं पे भी वो होता है ना रजिस्टर्ड कत्था चिट्ठा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जब आपका इतने असूस निकलता है, इतनी बड़ी बड़ी आपकी रिपोर्ट्स निकलती हैं, तो यानी हमें पता है ये जो सेक्टर है नॉट रजिस्टर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड 50% से ज़्यादा यार यहाँ से आ रहे हैं, तो इसको भी तो लो ना आप, है ना। देन मेथडोलॉजी का भी उन्होंने कहा है कि हर स्टेट को, हर UT को बोलिए, इंश्योर करिए कि वो सेम मेथड को यूज़ करें, तभी तो आप नेशनल लेवल पे उसे कंपेयर कर पाओगे ना। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहली बार इसका पूरा स्ट्रक्चर निकाला गया है कि इसको भी कंपाइल किया जाएगा। इससे में क्या है, इसमें आपके स्टैंडर्डाइजेशन लाई जाएगी। सो स्टेट्स को कहा जाएगा दैट उनको क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट की इनकम को प्रॉपरली आप एस्टिमेट करिए, कि जिससे क्या हो कि देखो जब तक स्टैंडर्डाइज नहीं होगा ना सब कुछ, आप कैसे कंपैरिजन करोगे। मैं इतने सारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स का निकालती भी रहूँ, आपस में कंपैरिजन कैसे होगा, जब वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में हर कोई कैलकुलेट करेगा, उन्हें पता है कि किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किसे नहीं करना है। सेम इसमें भी कहा गया है कि ग्रैनुअल इंडिकेटर्स को आप लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ को इंक्लूड करिए, जिससे आप एक्चुअल डेटा निकाल सको कि वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है। इसके साथ साथ ये क्यों निकाला जाएगा, इससे हेल्प क्या होगा। सो ये लोकल गवर्नमेंट्स को हेल्प करेगी कि देखने के लिए कौन से इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स हैं, कौन से रीजन्स हैं जो अभी भी पीछे रह गए हैं, पिछड़े हुए हैं, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट है बॉब संवाद, एन AI powered multilingual conversational platform of Bank of Baroda to transform in branch customer interactions launched in मुंबई। तो ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ये AI powered multilingual सिस्टम है आपका, इन हाउस उनके खुद ही डेवलपर्स ने बनाया है, और 2-वे कम्युनिकेशन कर सकता है 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। ये क्या है, ये कोई भी, अगर मानिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आप उसके कस्टमर हैं, आप उनके सर्विस काउंटर पे जाइए
और अपनी कोई भी प्रेफर्ड जो आपकी लोकल लैंग्वेज है ना, जो 22 लैंग्वेजेस में से है, उसमें उससे बात कीजिए। वो क्या करेगा, वो एआई जो है वो ट्रांसलेट कर देगा आप जो भी बोल रहे हो इनटू स्टाफ मेंबर्स लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो इससे अब जो इशू आ रही थी ना कि आप कहीं जैसे पोस्टिंग दूर मिल जाती थी और लोगों को नहीं समझ में आता था कि आपको उस रीजन की लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको हैंडल करने के लिए ये बनाया गया है। देन इसमें क्या है, आपका ऑप्शनल वॉइस मोड भी होता है फॉर कस्टमर्स हु प्रेफर ऑडियो ओवर रीडिंग। तो या तो आप ये भी कर सकते हो कि मेरे को सिर्फ जी पता चल जाए जो वो बोल रहे हैं, वो स्क्रीन पे लिखा आ जाए मेरी लैंग्वेज में पढ़ लूँ, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो, वॉइस में चाहते हो, तो वो भी है इसमें। और ये फेजेस में आपका रोल आउट किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में 250 ब्रांचेस आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, और उसके बाद सेकेंड फेज़ में नेशन वाइड एक्सपेंशन होगा। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 20 जुलाई 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में आपका इस्टेब्लिश हो चुका था। फाउंडर है इसके महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ थ्री ऑफ बड़ौदा, एंड हेडक्वार्टर्ड है ये वडोदरा, गुजरात में। कॉर्पोरेट सेंटर इसका मुंबई में है। टैगलाइन है इसकी इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, और इनका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या है, द बड़ौदा सन, एक सूरज बना होता है। सो लोगो में आपके 2 बीज आते हैं। सो बेसिकली इट होल्ड्स द रेज ऑफ द राइजिंग सन्स। देन 2019 में आपका विजय बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था, और फिर ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। चलिए नेक्स्ट है, ट्राई रिलीजेस ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 13th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026। तो ये क्यों निकालनी पड़ी इनको, देखो ये ना 12th अमेंडमेंट लेके आए थे 2024 में। उसमें इन्होंने क्या कहा था, जितने भी आपके एयरटेल कोई भी है ना, जियो, सबसे कहा प्रोवाइडर्स से कि आप लोग ना वॉइस और एसएमएस ओनली पैक्स भी लाइए, कि कुछ लोग फीचर फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उनको नहीं नेट चाहिए ना, उनके फ़ोन में नेट चलता है, ठीक है। अब कंपनियों ने क्या किया कि ऐसे बहुत कम प्लान्स बनाए भी, तो उनके प्राइसेस डेटा वाले प्लान जितने ही रखे, ठीक है। और उन्होंने ना मतलब कहीं ना कहीं गैप्स ढूंढ लिए। तो इस ये क्या था, ट्राई ने देखा ये तो प्रॉब्लम है, तो गलत हो रहा है, इसलिए अब वो 13th अमेंडमेंट लेकर आए हैं। सो ड्राफ्ट है, देखो अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं ना ड्राफ्ट गाइडलाइन, ये क्यों निकालती है सरकार ड्राफ्ट में ना, जब तक ड्राफ्ट रहती है ना चीज़, वो निकाल के ये बताते हैं जनता को, कहते हैं आपको लगता है ना इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, आपके कोई सजेशंस है हमें बता दो, इसलिए ना तब तक इस चीज़ को ड्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए ड्राफ्ट क्या कहता है कि अब आपको क्या करना है, मैंडेटरी ऑल्टरनेटिव्स आपके होने चाहिए। सो फॉर एवरी यूनिक वैलिडिटी पीरियड ऑफर्ड अंडर अ बंडल्ड पैक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट ऑफर अ कॉरस्पॉन्डिंग पैक एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस एंड एसएमएस। तो मतलब कि जैसे एग्जांपल से समझो कि अगर सेम पैक है ना कोई भी डेटा के साथ, 28 दिन का है, 19 दिन का है, 20 दिन का है, आपको सेम सिर्फ वॉइस और एसएमएस वाला भी देना है। मतलब इन्होंने कहा कि तुम कम प्लान से रखोगे, रुको हम बताते हैं अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है मैंडेटरी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जिसमें आपका डेटा नॉट इंक्लूडेड भी हो, लेकिन पैक्स वो सारे अवेलेबल विदाउट डेटा भी होने चाहिए जो आप अभी दे रहे हो। देन जो वॉइस और एसएमएस आपके सिर्फ पैक्स होंगे, उनकी जो प्राइसिंग है वो आपको उसके टैरिफ्स में भी रिडक्शन करनी है, क्योंकि पहले इन्होंने नहीं की थी। आपको डेटा कॉस्ट को हटाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली वो सस्ते होने चाहिए, है ना। देन इसका गोल क्या है कि जो नॉन डेटा यूज़र्स हैं उनको डेटा के लिए वो क्यों पे करेंगे, देखो जब आप वो चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहे, आप क्यों पे करोगे, है ना। चलिए जो ट्राई है ना आपका, इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर ट्राई एक्ट 1997, और उसी के अंतर्गत उन्हें ये सारी पावर्स हैं ये आपके अमेंडमेंट्स करने की। चलिए नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कंसल्टेशन विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफिशियली नोटिफाइड 2 new key institutions as national repositories under section 39 of Biological Diversity Act 2002। तो ये 2 नई आपकी कौन सी है, CMLRE कोची और अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, तो ये अब एडिशन हो गई हैं। अब इसमें क्या है, देखो आपका जो कोची में इंस्टीट्यूट है वो नेशनल फैसिलिटी है, जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी उसमें हाउस हैं उनके स्पेसिमेंट्स वगैरह। एंड जो आपका अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत देखिए माइक्रोब्स, अलग अलग चीज़ों की स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़, फंगल की डाइवर्सिटी है। अब इसमें क्या है, अब आपकी टोटल रेपोजिटरीज जो इंडिया में हो गई हैं वो 18 हो गई हैं। ये अब हैं क्या है रेपोजिटरीज, देखो ये ना हमारे काफ़ी सारी चीज़ें, डीएनएज, अलग अलग तरह के आपकी
जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनके होल्ड करती हैं। तो अगर कोई न्यू डिस्कवरी है, कोई नया डिस्कवर हुआ है, कुछ भी मानो बैक्टीरिया का, आपके फंगल कोई नई फंगाई कोई नई डिस्कवर हुई है, उसकी कस्टडी इनके पास रहेगी। देन रिसर्च करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी हैंडल करते हैं अगर कोई भी इससे रिलेटेड होता है। आपका एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की भी इम्प्लीमेंटेशन ही करते हैं। तो ABS आपके रूल्स हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली ना, जो भी आपकी विलेज कम्युनिटीज़ हैं, जो भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं, ये ना हो कि जो आपके काम जैसे कि कुछ भी वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, उनकी कोई धरोहर थी, उन्हें पता था ये चीज़ अच्छी है, तो आपकी जो MNCs आके ये ना हो कि उनसे उनकी पूरी धरोहर छीन ले और खुद ही बेनिफिट होती रहे। तो क्या होना चाहिए कि मिल बांट के सबको बेनिफिट हो। अगर कोई भी चीज़ फॉरेस्ट की ऐसी यूज़ हो रही है जिसकी नॉलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को थी, उन्होंने शेयर की है MNCs के साथ, तो दोनों के बीच बेनिफिट शेयर होना चाहिए। और सारी आपकी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी यही इंस्टीट्यूट्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट है इम्पीचमेंट मोशन टू रिमूव CEC, यानी कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, रिजेक्टेड बाय बोथ हाउसेस। तो ऑपोजिशन ने देखो मार्च 12 को ना नोटिस दिया था और 7 चार्जेस लगाए थे उनके अगेंस्ट कि मिसमैनेजमेंट है, उनका कंडक्ट सही नहीं है ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो आपका बिहार में हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल 6 को फाइनली जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है जो उस आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट को देखते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा के चेयरमैन हैं CP राधाकृष्णन जी। तो इन दोनों ने, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, इन दोनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस एंड जुडिशियल ओवरलैप। उन्होंने कहा ये कुछ केसेस ऐसे हैं वो जुडिशरी के एम्बिट में आते हैं, हमारे एम्बिट में नहीं आते हैं। चलिए हम पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होती है इम्पीचमेंट की। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का ना आर्टिकल 324 सबसेक्शन 5 है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी देने के लिए उनकी टेन्योर के लिए, कि आराम से उनको ये ना हो कि चलते फिरते कोई भी हटा दे, और जिससे आपके इलेक्शंस जो हों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए ये आपका बनाया गया था आर्टिकल। अब इसके अंतर्गत जो CEC होते हैं उनके लिए आपको पूरा जो मेथड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जैसे हटाया जाता है ना, वही मेथड आपको यूज़ करना होता है। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं हटाने के? 2 ही ग्राउंड स्पेसिफाइड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस आपकी आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से ही गवर्न होती है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक मोशन लाना होता है, और मोशन एटलीस्ट 100 मेंबर साइन करेंगे लोकसभा में या फिर 50 मेंबर्स राज्यसभा में, और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, प्रीलिमिनरी में ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या होगा, एडमिशन होगा। स्पीकर और चेयरमैन जो है उनके पास पावर है टू एडमिट और रिजेक्ट दी मोशन। देन इन्वेस्टिगेशन होगी, जब उन्होंने मोशन अगर एडमिट कर लिया तो एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होंगे। वो इंक्वायरी करेंगे चार्जेस के अगेंस्ट। अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है मिसबिहेवियर और सब कुछ हुआ है, तो हाउस क्या है मोशन लेगी अंडर कंसिडरेशन। अगर तो इंक्वायरी में कुछ नहीं निकला तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस को सेम सेशन में पास करना पड़ेगा वो मोशन। सो आपका स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, तो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, एक तो मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक है, अगर 100 मेंबर्स हैं तो 50 अबव को तो देना ही पड़ेगा, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं आपको। एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने लोग आए हैं उसमें से 2/3 की मेजॉरिटी, और जो टोटल है पूरा हाउस, मतलब चाहे प्रेजेंट है चाहे एब्सेंट है, टोटल की आपको भी मेजॉरिटी चाहिए, और प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी। देन अगर मानिए दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, तो फिर क्या होता है, उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किया जाता है, और फिर वो फॉर्मल ऑर्डर इशू कर देते हैं रिमूव करने का। अब देखो आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना अदर, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि ना, आपके CEC के लिए तो हमने देख लिया ये पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को आराम से उनके लिए प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। दे कैन बी रिमूव्ड सिंपली बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CEC। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट्स दैट इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स क्रॉस
new milestones as UPI reaches to 28 billion transactions in 2025। तो वर्ल्ड लाइन इंडिया ने ना एनुअल रिपोर्ट वो निकालते हैं, इस बार निकाली है इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट ईयर 2025 इन रिव्यू। तो काफ़ी देखो उन्होंने मेजर माइलस्टोन्स, काफ़ी डेटा है रिपोर्ट पे, बट मेजर जो है यूपीआई में 228.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस आपकी 2025 में टोटल हुई है। मतलब देखो कितना बड़ा नंबर है ना। ईयर ऑन ईयर 33% का इंक्रीज देखा गया है। वैल्यू में ये टोटल 299.74 ट्रिलियन रुपीज़ की है। एंड इसके साथ साथ जो आपका मर्चेंट्स हैं, सो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी हैं उसका, क्योंकि देखो ऑब्वियसली हम लोग जाते हैं हर जगह, तो हम छोटी छोटी दुकानों में भी आजकल यूपीआई ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 34% इंक्रीज आपका देखा गया है। देन इसमें क्या है, देखिए यूपीआई के अंतर्गत और उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है कि माइक्रो ट्रांजैक्शंस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो जो एवरेज टिकट साइज़ है ना एक ट्रांजैक्शन का, वो बहुत छोटा है, मतलब छोटी 10 रुपये की भी तो पेमेंट आजकल यूपीआई के थ्रू हो रही है ना। तो जो ओवरऑल यूपीआई में आपका एटीएस है एवरेज टिकट साइज़, वो 9% फेल हुआ है टू 1314 रुपीज़, और मर्चेंट एटीएस आपका 590 रुपीज़ पे ड्रॉप हुआ है। देन इसके साथ साथ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्सपेंशन हुई है। सो क्यूआर कोड्स जो हैं आपके वो 15% से इंक्रीज़ हुए हैं। अब इंडिया में 731.38 मिलियन क्यूआर कोड्स हैं जो आपके एक्टिव हैं। एंड पीओएस टर्मिनल्स भी आपके अब 11.48 मिलियन हैं जो आपके एक्टिव हैं। सो इसके साथ साथ आपके देखिए भारत और यूपी, भारत पे क्यूआर और यूपीआई क्यूआर को भी कंसोलिडेट किया गया। सो उसकी वजह से भी आपकी मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हुई है। देन अगर कार्ड्स की भी बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स में भी आपका जो है ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है 27%, मतलब उसकी यूसेज बढ़ी है। और उल्टी तरफ डेबिट कार्ड्स में डिक्लाइन आया है, देखो क्योंकि यूपीआई की तरफ चले गए हैं लोग। अब कौन जाके डेबिट कार्ड स्वाइप करता है, होता ही नहीं ना। देन भारत बिल पे, सो ये आपके रिकरिंग पेमेंट्स कुछ भी है ना, किसी की ईएमआई, इंश्योरेंस, उसमें इसका बहुत यूज़ किया जा रहा है। सो 40% इसके थ्रू लोग अपनी रिकरिंग पेमेंट्स कर रहे हैं। देन वर्ल्ड लाइन की जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो अभी करंट फेस इंडिया का चल रहा है डिजिटल पेमेंट्स का, इसे मल्टी रेल मॉडल बोला है। यूपीआई है जिसमें डे टू डे छोटे से छोटे आपके अगर कोई माइक्रो ट्रांजैक्शंस है उसके लिए यूपीआई सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं हाई वैल्यू या प्रीमियम ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन के लिए, और उसमें भी क्रेडिट कार्ड्स। और भारत बिल पे यूज़ हो रहा है अगर कुछ भी आपको अपना सेट करके भूल जाना है, मेरी ईएमआई, मेरे सारे बिल्स, फ़ोन के बिल, हर चीज़ खुद पे हो जाए, तो उसके लिए भारत बिल पे आपका यूज़ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है वन हेल्थ समिट, जिसे 9th एडिशन ऑफ वन प्लैनेट समिट भी कहा जा सकता है। ये आपकी लियोन फ्रांस में हुई है अप्रैल 5 से 7 तक। तो अभी देखो जो आपकी G7 है ना, ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, इसकी प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। तो उन्होंने इसी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये की है और इसे कोइंसाइड किया है वर्ल्ड हेल्थ डे से। तो इस समिट में बेसिकली क्या है, हेड ऑफ स्टेट्स, अलग अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशन, WHO, FAO सब आके बातचीत करते हैं ग्लोबल हेल्थ के बारे में। एंड जो समिट है इसकी थीम क्या थी, इकोसिस्टम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एक्शन एंड सॉल्यूशंस समिट टू बेटर द हेल्थ ऑफ ऑल लाइफ एंड द प्लैनेट। चलिए G7 के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो 7 मेंबर कंट्री स्टेट्स ने मिलकर ये बनाया है, नॉन इनफॉर्मल फॉरम है, ऐसे कोई फॉर्मल नहीं है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है सारी डिस्कशंस में, पर उसके पास प्रेसिडेंसी नहीं जाती है। एंड ये जो है इनफॉर्मल फॉरम है, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट, कोई लीगल स्टेटस ऐसे कुछ नहीं है, बस 7 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया हुआ है। देन 1975 में इसका ओरिजिन हुआ था, जब आपका 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था ना, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बना था। सो ये पहले G6 होता था, G7 ये 1976 में बना था जब कनाडा ने इसमें एंटर हुआ था। और ये 97 से 2014 तक इसे G8 भी बोला जाता था, क्योंकि तब रशिया भी इसका पार्ट था। और फिर जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया तो रशिया को इससे निकाल दिया गया और दोबारा से ये G7 चला गया, ठीक है। और G7 कंट्रीज़ जो हैं 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करती है और 45% ऑफ ग्लोबल GDP। चलिए नेक्स्ट है मेनका गुरुस्वामी जी मेक्स हिस्ट्री एज इंडियाज़ फर्स्ट ओपनली क्वियर MP। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, ये राज्यसभा की मेंबर बनी है, वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंट करेंगी। इन्हें नॉमिनेट किया था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने।
और ये जो हैं देखिए, इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं, बहुत इनके अचीवमेंट्स हैं। तो ये लीड लॉयर्स थी। आपका लैंडमार्क केस हुआ था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 का केस है। बहुत फेमस केस है क्योंकि इसी केस ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, सेक्शन 377 को ख़त्म किया था, और उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसके साथ साथ ये और भी इन्होंने देखिए, राइट टू एजुकेशन, आपका सलवा दुजुम जो ट्राइब मिलिशिया केस है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन सब केसेस में काफ़ी देखिए मानी हुई लॉयर हैं। 2019 में इन्हें सीनियर एडवोकेट की बना दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ स्कूल, मतलब काफ़ी इनकी उपाधियाँ, काफ़ी अच्छा एजुकेशन है इनका। और ये टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी आ चुके हैं 2019 में। चलिए नेक्स्ट है मिस्टर तो लाम इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो ये 26 से 31 तक रहेंगे, और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं मिस्टर ले मिंग हंगची, और ये भी उसी नेशनल असेंबली में आपके स्वॉन इन हुए हैं। 26 से 31 ही सेम इनका टर्म रहेगा। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ डे है ये नेक्स्ट आपका, ये हर साल अप्रैल 7 को बनाया जाता है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया था। क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो, इस दिन अप्रैल 7, 1948 को आपका WHO बना था, तो अपने ही हैप्पी बर्थडे पे उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ डे बना दिया। चलो, आपका जो पहला है ये सबसे पहले 1950 में बनाया गया था। आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, ये एक तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। तो उसने 1948 में कहा था कि ऐसा हमें एक दिन रखना चाहिए कि कोई भी अगर ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ है उसके बारे में हम इस पर बातचीत कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें। और ये जो है देखो, WHO के ना 11 ऑफिशियल ग्लोबल हेल्थ कैंपेन्स हैं, उसमें से ये एक है। जैसे वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड एड्स डे है ना, उनका ऐसे ही एक वर्ल्ड हेल्थ डे है। 2026 की थीम है आपकी टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। चलिए, लास्ट न्यूज़ है आज की आपकी। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह जी कमेंट्स सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक एंड अमूल फॉर क्रॉसिंग 1 लाख करोड़ रुपीज़ एनुअल टर्नओवर इन 25-26। तो सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है इतना टर्नओवर हिट करके। एंड अमूल जो है उसे तो देखिए हम सारे जानते हैं। सो इतने फार्मर्स को देखिए उन्होंने ऊपर उठाया है, और वो कंटिन्यू कर रहा है टू बी द लार्जेस्ट फूड ब्रांड इन इंडिया। चलिए, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। RBI ग्रेड बी, SBI PO, IBPS PO किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोर्स का लिंक मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी जाइए, पढ़ाई शुरू कीजिए। 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका 4899 रुपीज़ का है, एंड ये आपका सारा ऑनलाइन रहता है। प्रो आपका ऑनलाइन के साथ साथ RBI ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स आपको होम डिलीवर होती है। 8499 उसका प्राइस है।